फैंटास्टिक फोर का नया ट्रेलर हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दिखाता है, लेकिन अब तक भी हमें गैलेक्टस का फेस देखने को नहीं मिलता। मार्वल हमेशा से ही एक सीक्रेटिव स्टूडियो के तौर पर जाना जाता है। वो अपनी मूवीज़ के ट्रेलर्स में कभी भी मेजर रिवील्स नहीं करते। अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने कुछ बहुत बड़ा ट्रेलर में रिवील कर दिया था, एंड वो था जब उन्होंने स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के ट्रेलर में दिखाया था। कैजुअल फैंस के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब वो थिएटर में मूवी देखने जाएंगे तो उन्हें सच में सरप्राइज मिलता है। उन्हें मज़ा आता है जब कुछ नया या बड़ा वो पहली बार स्क्रीन पर देखते हैं। सो यहाँ भी मार्वल वही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जो उन्होंने सेंट्री के साथ की थी, जहाँ सेंट्री का डिज़ाइन भी लीक्स में आ गया था, लेकिन मार्वल ने उसे ट्रेलर्स या पोस्टर्स में कभी नहीं दिखाया। सेंट्री को पूरी तरह से मूवी के लिए सरप्राइज रखा गया था, एंड नाउ गैलेक्टस के लिए भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। इसलिए हमें अभी भी थोड़ा और वेट करना होगा। अब बात करते हैं ट्रेलर की, बट बिफोर वी कंटिन्यू मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। ऑलराइट, ट्रेलर की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे पुराने ट्रेलर्स में हुई थी। फैंटास्टिक फोर एक टीवी शो में आते हैं जिसका नाम है द गिलबर्ट शो। यहाँ से हमें पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये पहले एस्ट्रोनॉट्स थे। बट नाउ जब उन्हें सुपर पावर्स मिल गई हैं तो उनकी फेम और भी बढ़ चुकी है। वो टीवी शोज, मैगजीन्स एंड एडवर्टाइजमेंट हर जगह छाए हुए हैं। लेकिन ये इंटरव्यू बीच में ही रुक जाता है जब सभी टीम मेंबर्स को उनकी स्पेशल वॉचेस से वार्निंग मिलती है। ये वॉचेस इन्हें अलर्ट करने का काम करती हैं जब भी दुनिया पे कोई प्रॉब्लम या खतरा आता है। हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स और बाकी टीम को तुरंत शो छोड़कर बैक स्टेज जाना पड़ता है ताकि वो इस नए थ्रेट का सामना कर सकें। इसी बीच टीवी होस्ट की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती रहती है। वो वन बाय वन सभी का नाम अनाउंस करता है। सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक, फिर द इनविजिबल वुमन, देन जॉनी स्टॉर्म एंड लास्ट में द थिंग। जैसे जैसे उनके नाम बुलाए जाते हैं, ट्रेलर में उनकी पावर्स के छोटे छोटे ग्लिम्पसेस दिखाई जाते हैं, जहां मिस्टर फैंटास्टिक को ऊपर से गिरते हुए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए देखते हैं। इनविजिबल वुमन अपनी इनविजिबल फोर्स फील्ड से भारी चीज़ें उठाती है। जॉनी स्टॉर्म हवा में उड़ता है और शहर के ऊपर से गुजरता है। इस दौरान वो एक सनस्क्रीन एड के पास से गुजरता है जिसमें उसकी खुद की इमेज यूज़ हुई है। इस एड से साफ समझ आता है कि जॉनी स्टॉर्म को इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज किया गया है। इस एड में हम एक डॉग को उसकी अंडरवेयर खींचते हुए देखते हैं, एंड उसकी बैक साइड ऑलमोस्ट दिखने ही वाली होती है। इसे देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि इस दुनिया में जॉनी स्टॉर्म की फीमेल फैन फॉलोइंग काफ़ी है, स्पेशली क्योंकि रीड रिचर्ड्स तो ऑलरेडी मैरिड है एंड बेन का लुक लेडीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं आता। एक सीन में हमें बेन ग्रोसरी स्टोर जैसी जगह पर जाता हुआ दिखता है, एंड तभी हम एक फ़ैन को देखते हैं जो उससे कहता है से द लाइन से द थिंग, लेकिन बेन उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये लाइन वो नहीं बोलता, वो तो बस एक पुराने कार्टून से आई थी जो उसके ऊपर बना था। इससे ये भी पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स में कितने फेमस हैं। उनके ऊपर कार्टून्स, मैगजीन्स और टीवी शोज सब कुछ बना है। हम देखते हैं कि बेन बार बार वही बात सुनकर थक गया है, तो इस बार वो अपना फेमस कैच फ्रेज नहीं बोलता। It's clobbering time! ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट तब आता है जब जॉनी स्टॉर्म आसमान में अपनी फायर पावर से फैंटास्टिक फोर का लोगो बनाता है। ये एक क्लासिक कॉमिक मोमेंट है जिसे देखकर पुराना फील आता है, लेकिन ये पीसफुल और फन मोमेंट्स कुछ सेकंड्स तक ही रहते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रेलर में एक थ्रेट की एंट्री होती है जो है सिल्वर सर्फर। इस बार इसका सीजीआई पहले ट्रेलर से काफ़ी बेहतर दिखता है। अब इसके चेहरे पे डिटेल्स साफ दिख रही हैं। इसकी आंखें, नाक और फेशियल एक्सप्रेशन सब क्लियरली नजर आते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि सिल्वर सर्फर की आंखों में इस बार प्यूपल्स भी हैं, जो कि ना 2007 की मूवी में थे और ना ही ज़्यादातर कॉमिक्स में होते हैं। नॉर्मली कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की आंखें कम्प्लीटली सिल्वर होती हैं। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि क्रिएटर्स ने इसे प्यूपल्स इसीलिए दिए हों ताकि इसका फेस ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इमोशनल लगे, या मे बी इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब सिल्वर सर्फर पूरी तरह से पॉलिश सीजीआई में दिखती है, एंड हम देखते हैं कि ये फैंटास्टिक फोर से कहती है, आई हेरल्ड द बिगनिंग, आई हेरल्ड योर एंड, आई हेरल्ड गैलेक्टस। यानी कि ये गैलेक्टस के आने का ऐलान है। एक्चुअली सिल्वर सर्फर अर्थ पर हमला करने नहीं आई, वो बस गैलेक्टस के आने की वार्निंग देने आई है। एंड हम देखते हैं कि वॉर को रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर स्पेसशिप में बैठते हैं और गैलेक्टस को डायरेक्टली फेस करने के लिए निकल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स ने स्पेस में ट्रैवल किया था थैनोस से फाइट करने के लिए। एक्चुअली गैलेक्टस अर्थ को सिर्फ ऐसे ही खाना नहीं चाहता, उसका रियल इंटरेस्ट सूजन स्टॉर्म के पेट में पल रहे एक पावरफुल बच्चे में है, जिसका नाम होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। गैलेक्टस को यही बच्चा चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस एलियन प्लेनेट पर लैंड करते हैं। ये सैंड में चलने लगते हैं और इनके फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, और फिर हमें गैलेक्टस की एक विशाल झलक मिलती है, पर बस उसकी चेस्ट तक। इसका फेस अभी भी हिडन है, बट इसकी सीजीआई बॉडी काफ़ी डिटेल्ड और टेरिफाइंग दिखती है।
अब सवाल आता है कि ये जगह आखिर है कौन सी। आई थिंक ये प्लेस शायद टाटू है। इस जगह की बैक स्टोरी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि गैलेक्टस कॉस्मिक गॉड बनने से पहले एक इंसान था जिसका नाम था गैलन। गैलन एक प्लेनेट पर रहता था जिसका नाम था टा। लेकिन जब पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तब गैलन की कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी के साथ मर्ज हो गई एंड वो बन गया गैलेक्टस। मार्वल का मल्टीवर्स अब तक 8 बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो चुका है। जहाँ गैलेक्टस की बात करें तो ये मल्टीवर्स के 4th वर्जन से मौजूद है, यानी ये हमारे करंट यूनिवर्स से भी पुराना है। इसने कई बार यूनिवर्स को टूटते और फिर से बनते हुए देखा है। इस नए यूनिवर्स में इसका ओरिजिनल प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो गैलेक्टस ने एक नया आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाया जिसका नाम रखा टाटू। ये एक नेचुरल प्लेनेट नहीं है बल्कि एक मैसिव स्पेसशिप है जो गैलेक्टस के बेस का काम करता है। आई थिंक इसी टाटू पर फैंटास्टिक फोर लैंड करते हैं एंड यहीं पे उनकी मुलाकात सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस से होती है। लेकिन ये मीटिंग ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। आई थिंक जल्दी से उन्हें पता चल जाएगा कि गैलेक्टस को सूजन स्टॉर्म का बेबी चाहिए। इसी वजह से रीड रिचर्ड्स तुरंत अपनी फैमिली को लेकर शिप में वापस जाता है और कहता है वी नीड टू एस्केप। काफ़ी समय पहले इस सीन की एक एक्सटेंडेड क्लिप भी लीक हुई थी जिसमें देखने को मिला था कि फैंटास्टिक फोर स्पेस में उड़ रहे हैं और सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है। उस क्लिप में हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर इन्हें पकड़ ही लेती है बट फैंटास्टिक फोर इसे शिप से बाहर फेंक देते हैं और एक ब्लैक होल के थ्रू एस्केप कर जाते हैं। हम ऑलरेडी लोकी सीरीज में देख चुके हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बीच पोर्टल्स की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि इस मूवी में भी ये ब्लैक होल्स उन्हें एक नए यूनिवर्स में ले आए और मे भी इसी तरह फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली एमसीयू में एंट्री करेंगे। सो ये पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह बनती है। पहले सिल्वर सर्फर अर्थ पर आती है और गैलेक्टस के आने की वार्निंग देती है। फैंटास्टिक फोर सूट अप करते हैं और गैलेक्टस के बेस की तरफ निकलते हैं। वहाँ वो गैलेक्टस से मिलते हैं, लेकिन जब उन्हें उसका प्लान पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। सिल्वर सर्फर उनका पीछा करती है लेकिन वो इससे बचते हैं और एस्केप कर जाते हैं। सूजन स्टॉर्म के बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का जन्म होता है एंड गैलेक्टस फिर से अर्थ पर उस बेबी को दोबारा लेने के लिए आता है। आगे हम ट्रेलर में देखते हैं कि बेबी ऑलरेडी बोर्न हो चुका है। सूजन ने उसे अपनी गोद में उठाया है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक्स में ओमेगा लेवल म्यूटेंट है एंड फ्यूचर में शायद यही गैलेक्टस को हरा भी सकता है। एक सीन में हम देखते हैं कि रीड सूजन को प्रॉमिस करते हुए कहता है वी विल फिक्स एवरीथिंग। बैकग्राउंड में हमें एक ब्लैक बोर्ड नजर आता है जिसमें मल्टीवर्स के मैथ और डायग्राम्स बने हुए हैं। ये कॉमिक्स जैसा लगता है जहाँ रीड रिचर्ड्स के अलग अलग वर्जन्स मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं। फिर हमें फैंटास्टिक फोर की फ्लाइंग कार भी दिखती है, लेकिन आई थिंक ये गैलेक्टस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि इस मूवी में एक और विलन होने वाला है जो टीवी स्पोर्ट्स में नजर आ चुका है एंड इसका नाम है जिगांटो। जिगांटो एक बड़ा मॉन्स्टर है जो शायद मूवी के फर्स्ट एक्ट में आएगा। ये फीवर से निकलता है और केओस मचाता है। आई थिंक ये फैंटास्टिक फोर का पहला बड़ा मिशन होगा। आखिर में हम सूजन को एक इमोशनल स्पीच देते हुए देखते हैं और वो कहती है फैमिली इज एवरीथिंग, हम मिलकर हर चैलेंज का सामना करेंगे। इसके बाद हमें एक और सीन में पेरिस दिखता है एंड आसमान में लाइटनिंग बोल्ट्स शूट होते हैं। आई थिंक शायद ये रीड रिचर्ड्स की टेक्नोलॉजी का पार्ट है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जहाँ अवेंजर्स सिर्फ न्यूयॉर्क या यूएस को बचाते हैं, फैंटास्टिक फोर पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर के बिल्कुल फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जॉनी फिर से बैन को उकसाते हुए कहता है कि वो कहे इट्स क्लोबरिंग टाइम, लेकिन बार बार कहने पर भी बैन उसे रिफ्यूज कर देता है। जहाँ इस सीन की इंटरेस्टिंग बात यह है इस सीन में बैन के पास बियर्ड भी है। सो एक रॉक मॉन्स्टर के पास बियर्ड कैसे हो सकती है? एक्चुअली कॉमिक्स में इसका जवाब दिया गया है। बैन की बियर्ड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है जो लंबे हो जाते हैं और बियर्ड जैसे लगते हैं। कॉमिक्स की बात करें तो एक स्टोरी में रीड फ्यूचर में ट्रैवल करता है 1000, 3000 और 5000 साल आगे, और उसे वहाँ पे एक ही इंसान अलाइव मिलता है जो होता है बैन। क्योंकि इसकी स्टोन बॉडी ना इसे बूढ़ा होने देती है और ना ही बीमार, ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बैन पूरे एक साल में सिर्फ एक हफ्ते जितना एज करता है। ह्यूमन एक साल में 52 वीक्स एज करते हैं, तो इस तरह से बैन बहुत स्लो एजिंग करता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मूवी 5000 साल आगे नहीं जाएगी। बैन ने बस कूल दिखने के लिए अपनी बियर्ड ग्रो की है। सो फैंटास्टिक फोर का ये फाइनल ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब ये मूवी देखकर ही पता चलेगा कि मार्वल इस फैंटास्टिक फैमिली को नेल कर पाया है या नहीं। व्हाट डू यू थिंक? द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर यहाँ तक आए हो तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।